everyone, welcome back to the channel. So it's me Akriti Singh. Once again I am present over here with one more important video. So make sure to subscribe and click on the bell icon to get notified of all the upcoming useful videos. नर्सिंग एक गर्ल डोमिनेटिंग फील्ड है। इसमें बॉयज के लिए क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या नर्सिंग करना लड़कों के लिए सही डिसीजन है या नहीं है, तो इस बात को लेकर के अगर आपके मन में भी ऐसे ही डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में बॉयज का क्या फ्यूचर है नर्सिंग फील्ड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर मैं इस टॉपिक पे बात कर ही क्यों रही हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि पिछले कुछ महीनों से मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है जो बॉयज कैंडिडेट हैं, ठीक है। उनका कॉमन डाउट है कि दीदी मैं नर्सिंग में एडमिशन लेने की सोच रहा हूँ, क्या मेरे लिए ये सही डिसीजन रहेगा, क्या मुझे जॉब मिलेगी, क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, ये तो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। ऐसे करके कुछ बच्चों के, इवन जो बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, कुछ उसमें से भी बॉयज कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, नर्सिंग में ऑलरेडी गर्ल्स के लिए सीट्स ज़्यादा होती हैं, बॉयज़ के लिए कम होता है, तो करियर कैसे स्टेबल होगा, किस तरीके से अच्छी जॉब मिलेगी। इतने सारे बच्चों का एक ही डाउट देखने के बाद फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि चलो ठीक है, इस टॉपिक पे भी डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इट्स माई गारंटी कि अगर आप बॉय कैंडिडेट हो, आप बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हो या फिर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने फ्यूचर को लेकर के आपके मन में जितने भी डाउटफुल थॉट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। नर्सिंग में अगर हम बॉयज के फ्यूचर की बात करें तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं बहुत बार कमेंट सेक्शन में भी ये बातें बता चुकी हूं कि आपका प्रोफेशन या फिर आपके प्रोफेशन में आपको कितना सक्सेस मिल रहा है, ये आपके जेंडर पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपके इंटरेस्ट और आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आप किसी फील्ड में कितनी सक्सेस अचीव कर रहे हो, आपके काम करने का क्या लाइफस्टाइल है, क्या सिनेरियो है, क्या रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप अपने काम को लेकर के कितने डिसिप्लिन्ड हो। आपके एक्शंस आपका जो सक्सेस रेट है वो डिसाइड करेगा, ना कि आपका जेंडर। बट फिर भी सिंस हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि बॉयज का क्या फ्यूचर है, तो एक बार फिर से मैं आपको आज इस वीडियो में दोबारा से डिफाइन कर रही हूं कि अगर आप एज अ बॉय बीएससी नर्सिंग ज्वाइन करते हो तो आप अपना फ्यूचर कैसे इस फील्ड में सिक्योर कर सकते हो। तो जैसा कि हम सक्सेस और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि आपकी सक्सेस का डेफिनेशन आपके चॉइस पे डिपेंड करना चाहिए कि आप कौन से फील्ड में अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो। तो अगर हम नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग में फ्यूचर की बात करें, स्कोप की बात करें, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक हमारा क्लिनिकल फील्ड होता है और एक हमारा एकेडमिक फील्ड होता है, ठीक है। क्लिनिकल फील्ड में भी आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर होते हैं, सेम एज आपके एकेडमिक फील्ड में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं। तो पहले हम क्लिनिकल फील्ड में बॉयज के लिए क्या स्कोप है ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद एकेडमिक फील्ड में बॉयज के लिए क्या स्कोप है ये डिस्कस करेंगे। पहले हम क्लिनिकल फील्ड में बॉयज के लिए क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे दो सेक्टर्स हैं, एक है हमारा गवर्नमेंट और एक है हमारा प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का हर किसी का सपना होता है, ठीक है, कि क्योंकि वहां पे सैलरी बहुत हाई है। लेकिन बॉयज कैंडिडेट को एक डाउट आता है कि यहाँ पे 80-20 का रेशियो आ जाता है बहुत सारी वैकेंसीज में, जहां पे 80% सीट्स गर्ल्स नर्सिंग कैंडिडेट के लिए रिजर्व हो जा रही है और 20% ही सिर्फ बॉयज के लिए है। तो फिर कंपटीशन बॉयज के लिए ज्यादा है, ऐसा बच्चों को लग रहा है। तो बेटा देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक्चुअल में सक्सेस होना है लाइफ में तो आपका कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए, ना कि अदर कैंडिडेट से, ठीक है। कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, इन सारी बातों से आपको फर्क नहीं पड़ना है। अगर आपको एक्चुअल में कोई एक पोस्ट चाहिए तो आपको सिर्फ इतना टारगेट करना है कि मान लो 100 वैकेंसी आई है, आपको 99 सीट्स के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने लिए सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, तो आपका टारगेट सिर्फ एक पोस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने महाभारत पढ़ा है, महाभारत के बारे में जानते हो, तो आपको भी पता होगा कि श्री कृष्ण जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने पूछा था कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, ठीक है।
उन्हें निशाना मछली की आंख पे लगाना था, तो उनका पूरा कंसंट्रेशन मछली की आंख पे था, ना कि मछली की पूरी बॉडी पे। सो सेम एज आपको एक पोस्ट चाहिए गवर्नमेंट में ना, तो क्या रेशियो चल रहा है, कौन से कैंडिडेट को कितनी सीट्स मिल रही है, कितना आप कह सकते हो रिजर्वेशन मिल रहा है, आपको इन सारी चीजों पे फोकस नहीं करना है। अगर आपका सपना है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सिंग की पोस्ट चाहिए, तो बेटा आप तो एक इंसान हो ना, आपको एक ही पोस्ट चाहिए। सो यू हैव टू फाइट जस्ट फॉर 1 सीट, ठीक है। और एक सीट के लिए फाइट करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आप समझ रहे हो। तो अपने जेंडर इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो आपको डाउट्स आ रहे हैं 80-20 रेशियो की वजह से, इस डाउट को अपने दिमाग से निकाल के जितना ज्यादा से ज्यादा दूर हो सके उसको फेंक दो, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो एक बहुत ही इस टाइम का ट्रेंडिंग पोस्ट है, जिसको पाने का हर नर्सिंग कैंडिडेट का सपना है, वो है नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर बनना है, लेकिन 80% रिजर्वेशन तो लड़कियों को है, इस वजह से लड़के कैंडिडेट जो हैं उनको थोड़ा सा इनसिक्योर फील हो रहा है। तो देखो, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए नॉर्थ से इकलौता रास्ता नहीं है, आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ESIC, ठीक है, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के साइड से एग्जाम होता है, मिलिट्री नर्सिंग, नेवी नर्सिंग, इंडस्ट्रियल नर्सिंग, बहुत सारे सेक्टर्स हैं बेटा। मतलब हेल्थ सेक्टर के हर एक डिपार्टमेंट में, ठीक है, आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट ले सकते हो। इसके लिए जस्ट आपको जरूरत है कि आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिससे आप रिटन एग्जाम क्लियर कर पाओ और आप मेरिट लिस्ट में आ पाओ। इसके अलावा आपके पास क्लिनिकल स्किल होना चाहिए, ठीक है। तो क्लिनिकल स्किल के लिए आप इसलिए होना आपके पास जरूरी है ताकि जब आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको जॉब मिल जाए, आप अपॉइंट हो जाओ, तो उस टाइम पे आप अपने काम को आसानी से कर पाओ। बात समझ रहे हो? तो आपका कंपटीशन अपने आप से है कि आप अपने आप को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कितना अच्छा ट्रेंड कर रहे हो। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ 4 साल का जो आपका एकेडमिक पीरियड है, BSc नर्सिंग का जो 4 साल का कोर्स है, 4 साल के बाद क्या चाहिए इसके पीछे मत भागो। 4 साल के ड्यूरेशन में आपका फोकस पहले इस चीज पे होना चाहिए, आप जिस भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आपको आपका प्रेजेंट सिलेबस पूरा तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस तैयार करने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, या तो आप बुक्स पढ़ के अपनी खुद की सेल्फ नोट्स बनाओ, या फिर आप मुझसे भी नोट्स बाय कर सकते हो। तो मुझसे नोट्स बाय करने के लिए और नोट्स की सारी डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन का जो नोट्स का डिजिटल नोट्स का प्राइस है वो है आपका 149 रुपीज। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स बाय करना है तो वो है 499 रुपीज, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी सक्सेसिव सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपने लिए स्पेसिफाइड नोट्स रेडी करा सकते हो, ठीक है। तो अभी नोट्स के रिगार्डिंग मैंने बता दिया कि नोट्स आपका जो है ना, आप एक स्ट्रॉन्ग वेपन है, ठीक है। जितनी अच्छी आपके पास नोट्स होगी उतना अच्छा आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको आपका जेंडर क्या है ये नहीं सोचना है, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खुद को कितना तैयार कर रहे हो, आपको इस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। अब क्लिनिकल्स में हम थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल और सैलरी की बात करें तो देखो, क्लिनिकल में अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो तो वहां पे आपको नो डाउट सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, और वर्कलोड तो देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होता है, बट ये होता है कि आपको सैलरी अच्छी मिलती है तो उस हिसाब से आपको आपका काम करना भी अच्छा लगता है। बट अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब देखें एज अ नर्सिंग स्टाफ, तो यहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 15 से 25 हजार के बीच में ही होती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 35 मिलेगा, बट इससे ज्यादा मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा, बस थोड़ा सा सैलरी का थोड़ा वेरिएशन आपको मिलेगा कि प्राइवेट सेक्टर में सैलरी भी कम रहेगी लेकिन वर्कलोड आपको बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। और वहां पे आपको थोड़ा सा छुट्टी मतलब लीव लेने में काफी मुश्किल आती है, ठीक है। लेकिन एज अ बॉय आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि देखो, आप किसी भी ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे जहां पे ऑर्थो मतलब कि हड्डी रोग विशेषज्ञ के अगर किसी आप स्पेशलिटी क्लिनिक पे जाओगे तो वहां पे आपको
जरूर हायर किया जाएगा, क्योंकि ऑर्थो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की नीड होती है जो मस्कुलर एस्पेक्ट से बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फिजियोलॉजिकल नेचर है, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल नेचर है कि जो बॉयज कैंडिडेट का बॉडी मसल्स होता है वो स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। ठीक है, तो ऑर्थो डिपार्टमेंट में काम करने के लिए ज्यादातर बॉयज मेल नर्सेज को ही हायर किया जाता है। बात समझ आ रही है? तो आपको अगर एक्चुअल में सक्सेस होना है तो आप वो फील्ड पे फोकस कर रहे हो कि यहाँ पे गर्ल्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, नहीं, ये सब फोकस मत करो। आप वहां पे फोकस करो कि एज अ बॉय आपको कौन से सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, तो एज अ मेल नर्स आप ऑर्थो क्लिनिक पे आराम से आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि अगर वहां पे एक फीमेल नर्स है और एक मेल नर्स है तो ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी मेल नर्स को दे दी जाएगी, क्योंकि ऑर्थो के केसेस हैंडल करने के लिए मस्कुलरली स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर प्रोफेशनल की नीड होती है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि गर्ल्स कैंडिडेट ऑर्थो डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी वाइज देखा जाए, क्योंकि देखो मैं भी एक लड़की हूँ। ठीक है, मैं अगर आपको अपना माइंडसेट बताऊं तो अगर मुझे क्लिनिकल में काम करने को बोला जाए और मुझे दो ऑप्शन दिया जाए कि ऑर्थो और एक पीडियाट्रिक्स मतलब चाइल्ड डिपार्टमेंट, तो एज अ फीमेल मैं चाइल्ड डिपार्टमेंट यूज करूंगी, प्रेफर करूंगी। ठीक है, मेरी प्रायोरिटी चाइल्ड डिपार्टमेंट होगी। तो ऐसे ही ऑर्थो डिपार्टमेंट में ना आप लड़कों के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आईसीयू और इमरजेंसी की बात करें तो जो आपके प्राइवेट इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर्स होते हैं वहां पे मेल नर्सेज के लिए बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज आती है। ठीक है, क्योंकि ट्रॉमेटिक पेशेंट को उठाना, उनको हैंडल करने के लिए अगेन मस्कुलर स्ट्रेंथ की नीड होती है, इसलिए प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर्स में, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर्स में बॉयज मतलब कि मेल नर्सेज के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, तो अगर आपका माइंडसेट कुछ ऐसा है कि मैं लड़का हूं तो मुझे जॉब अच्छी नहीं मिल पाएगी, मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, आपको जस्ट अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और आपको आपके कोर्स के हिसाब से 4 साल में जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है उस ट्रेनिंग में अपने साइड से अपना 100% दो सीखने के लिए। इसके आगे तो देखो, ये जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है ना, ये लाइफ टाइम लर्निंग पीरियड है। जितना काम करोगे, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा, उतनी ज्यादा नई नई स्किल्स आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अगर आप एज अ मेल नर्स काम करना चाहते हो तो भाई फोकस करो पढ़ाई पे। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, नर्सिंग वैकेंसीज आती है जहां पे 80-20 का रेशियो अप्लाई नहीं होता है, मेल कैंडिडेट एज वेल एज फीमेल कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है, कि ये भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है, इसकी भी सैलरी आपकी 40,000 प्लस होती है। स्टार्टिंग सैलरी जब भी होती है आपकी 40,000 से ज्यादा होती है। तो बेटा इसमें भी ऐसा कुछ 80-20 का रेशियो जैसा कोई सीन नहीं होता है, तो आप एज अ मेल नर्स सीएचओ की पोस्ट आराम से ले सकते हो और बहुत ही रेप्यूटेड जॉब होती है। ठीक है, तो ये जो आपका जेंडर को लेकर के टेंशन है क्लिनिकल फील्ड के लिए ना, इसको अपने माइंड से बिल्कुल निकाल लो। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, क्लिनिकल ट्रेनिंग पे ध्यान दो। ट्रस्ट मी, अगर अपने प्रिपरेशन में 100% रखोगे ना तो आपके पास भी जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा आएंगी ना कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि यार मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो जस्ट अभी फोकस करो कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कौन से सेमेस्टर में हो, कैसी तैयारी करनी है, कब से कहां से कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, बाकी ज्यादा गाइडेंस के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्लिनिकल सेक्टर डिस्कस करने के बाद अब हम एकेडमिक सेक्टर मतलब एज अ टीचिंग आप कैसे अपना करियर बना सकते हो, एज अ टीचर, एज अ ट्यूटर आप कैसे अपना करियर बना सकते हो अगर आप मेल नर्सिंग स्टूडेंट हो। तो मेल नर्सिंग स्टूडेंट बेटा एकेडमिक फील्ड मतलब टीचिंग फील्ड में अगर टीचिंग करियर की जो शुरुआत होती है जस्ट आफ्टर बीएससी नर्सिंग, सो एज अ फ्रेशर आपकी जो पोस्ट होती है वो होती है आपकी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की, जिस पोस्ट पे अभी मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, देखो बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो, पहला एक्सपीरियंस जो आपका होता है, आप जीएनएम और एएनएम के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हो। उस 1 साल के वर्किंग पीरियड में आप प्राइवेट सेक्टर में एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जॉब करते हो। ठीक है, आपका काम होता है बच्चों को लैब ले जा करके प्रोसीजर सिखाना, उनकी क्लासेस लेना। ठीक है, फिर उसके अलावा जो आपका पे स्केल मतलब आपकी सैलरी की बात करें तो आप जितना ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी सैलरी होगी। अगर आप मेन सिटी में कोई अच्छा रेपुटेड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो आपको 18,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी अप्रॉक्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग
इतनी अच्छी हो जाती है। बस ज़रूरत होती है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास इतना स्किल होना चाहिए कि आप एज अ फ्रेशर, मतलब जस्ट बीएससी नर्सिंग पास आउट करने के बाद 50-60 बच्चों के बैच में कॉन्फिडेंटली खड़े होकर के टॉपिक एक्सप्लेन कर सको, उनको प्रोसीजर सिखा सको। तो भाई आप दूसरों को कब सिखा सकोगे, जब आपको खुद से वो सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, आपके पास आपके सिलेबस का जब पहले नॉलेज होगा तभी तो आप अदर स्टूडेंट्स को गाइड कर पाओगे। तो अगेन टीचिंग फील्ड में मेल नर्सिंग स्टाफ और फीमेल, क्योंकि हमें टीचर चाहिए ना, कॉलेज में पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए। जेंडर मैटर नहीं करता है, डिग्री और नॉलेज मैटर करती है। तो आप एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जॉब कर सकते हो। इसके अलावा आप एमएससी, ठीक है, अगर आप एमएससी कर लेते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद, अगर आप एमएससी नर्सिंग कर लेते हो तो आपका जो पोस्ट हो जाता है वो आपका नर्सिंग ट्यूटर का पोस्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाओ चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाओ, जस्ट आपने बीएससी नर्सिंग किया है, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, फिर उसके बाद आपने एमएससी नर्सिंग किया है, और उसके बाद अगर आप दोबारा से कहीं जॉब के लिए जा रहे हो एज अ नर्सिंग ट्यूटर, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 होती है। स्टार्टिंग 40,000 आपको मिलता है। जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता जाएगा वैसे वैसे 50,000, 55,000, 60,000। और देखो एज अ नर्सिंग ट्यूटर आप जितने ज़्यादा रिसर्च पब्लिश करोगे उतनी ज़्यादा आपकी पोस्ट हाई होती चली जाएगी। मान लो आपने एमएससी करके कॉलेज में ज्वाइन किया है पढ़ाने के लिए, आप नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट पे हो, आपने अपने अंडर 3-4 रिसर्च पब्लिश करा दिया या फिर आपने खुद ही रिसर्च पब्लिश किया, फिर इस तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर, इस तरीके से करके आपका प्रमोशन होता जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप एक टीचर से प्रोफेसर की पोस्ट तक पहुंच जाते हो ना नर्सिंग इंस्टीट्यूट में, तो भाई वहां पे आपका प्राइवेट सेक्टर में ही सैलरी 80,000, 1 लाख हो जाता है। बस इतना ध्यान में रखना कि जितना बड़ा नर्सिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाने के लिए ज्वाइन करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी सैलरी होती है। तो जब आप टीचिंग सेक्टर में आते हो तो आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास कितना नॉलेज है और आप कितना अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हो, उससे आपकी सैलरी आराम से आपको मिल जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि क्लिनिकल सेक्टर में भी एज अ मेल नर्सिंग स्टूडेंट आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड अगेन टीचिंग सेक्टर, अगर आपका टीचर बनने, मतलब देखो बहुत सारे बच्चों को ना बीएड टीचर और नर्सिंग ट्यूटर में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो भाई देखो मैं बता दूं, नर्सिंग ट्यूटर वो इंसान होता है जिसने खुद बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग कर रखी है। ठीक है, अदर फील्ड के लोग नर्सिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपका सिंपल सा फंडा है कि अगर सक्सेस होना है तो पढ़ना है। ठीक है, जेंडर क्या है, कौन से जेंडर को कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, ये सारी बातों पे फोकस नहीं करना है। और अगर आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाने का सोच रहे हो, एज अ नर्सिंग ट्यूटर अपना करियर बनाने का सोच रहे हो, तो भाई इधर आप देखोगे तो जेंडर का कुछ सीन ही नहीं है। आप फीमेल टीचर हो, मेल टीचर हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप जो क्लासेस की लेक्चर ले रहे हो वो लेक्चर कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, इम्प्रेसिव है, बच्चे उस चीज़ को कितना अच्छा समझ रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को कितना बेटर गाइड कर पा रहे हो, आप जिस कॉलेज में हो उस कॉलेज का रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपका सक्सेस रेट डिफाइन करेगी। ठीक है, सो आई होप मेल नर्सिंग कैंडिडेट्स को, मेल नर्सिंग स्टूडेंट्स को अपने करियर को लेकर के जो इनसिक्योरिटी थी, अब वो इनसिक्योरिटी खत्म हो गई है। ठीक है, अब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। प्राइवेट सेक्टर में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट का जो वैकेंसी है वो थोड़ा सा कम आता है, बट ये फीमेल और मेल दोनों के लिए ही कम आता है। ठीक है, लेकिन एज अ नर्सिंग ट्यूटर आप प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत अच्छे से काम करके अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हो। ठीक है, सो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि आप अगर पढ़े हो अपने 4 साल का कोर्स पूरी ईमानदारी के साथ, अगर आपको बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर्स आते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम क्लिनिकल फील्ड की बात करें तो नॉर्थ सेट क्लियर करके, ESIC एग्ज़ाम क्लियर करके, RRB एग्ज़ाम क्लियर करके, ठीक है, और फिर उसके अलावा मिलिट्री नर्सिंग का एग्ज़ाम क्लियर करके, नेवी नर्सिंग ऑफिसर बन करके, इवन अब्रॉड भी जा करके आप इजीली अच्छी अर्निंग कर सकते हो। एज अ बॉय अगर आपका ड्रीम है कि आपको अब्रॉड लाइक फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है, उधर शिफ्ट होना है, उधर का सिटीजनशिप, मतलब ऐसा कुछ भी आपका अगर ऐसा ड्रीम है कि बाहर की कंट्री में जाके जॉब करना है, तो नर्सिंग सबसे ज़्यादा सिक्योर फील्ड है किसी दूसरी कंट्री में जा करके अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का। ठीक है, तो अपने मन का जो जेंडर का डाउट है उसको निकालो और अभी से
इस वीडियो को पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अभी से अपना जो भी गोल आपने डिसाइड किया है इस फील्ड में, नर्सिंग फील्ड में, चाहे वो क्लिनिकल सेक्टर में हो, चाहे आपका एकेडमिक सेक्टर में हो, मीन्स टीचिंग सेक्टर में हो, उस गोल के लिए अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। बाकी गाइडेंस के लिए तो मैं हूं ही। सो मन लगा के पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो, स्ट्रेस फ्री रहो, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए मिली है, टेंशन लेने के लिए नहीं। ठीक है, सो इसी थॉट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।